हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी में। चलिए चलते हैं। जैसे कि हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था हमने डिसइंफ्लेशन बताया था और डिफ्लेशन बताया था, है ना। इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा जानकारी और है जो जान लेते हैं कि अभी कुछ बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे कि कुछ बैच जो न्यू बैच हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप उन्हें ज्वाइन करने के बाद जो आपको बेनिफिट मिलेंगे, आप सबसे जो इम्पोर्टेंट है, डेली लाइव क्लासेस होती है। डेली लाइव क्लासेस के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप 40 टू 50 डेली पैरेलल लाइव क्लासेस चल रही होती है, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होते हैं और लाइव टेस्ट और क्विजेस करवाए जाते हैं, ठीक है। वही अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब पता है क्या होता है? अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब किसी प्रकार का यहाँ लिमिट नहीं है। आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया और एक निश्चित टाइम पीरियड तक आप किसी भी टीचर से यानी किसी भी एजुकेटर से, जो कि हमारे पास भारत के टॉप 100 एजुकेटर हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेहतर से एक बढ़िया एजुकेटर हैं। आप उनसे पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपनी। आप देखिए यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली, इलाहाबाद, इंदौर जाते हैं, खासकर दिल्ली और इलाहाबाद जाते हैं। तो वहां आपको एक बार तो फी तो देते ही है कोचिंग का, जो कि इससे भी ज्यादा महंगा होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, तो कई बार तो देखना होता है कि रूम का, पीजी का ये बहुत बड़ा समस्या झेलना होता है। और देखिए अनलिमिटेड जैसे एक्सेस का मैं बता रहा हूँ, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ जैसे कि ऐप में हमारे मान लीजिए कि आपने कभी हिस्ट्री किसी एजुकेटर से पढ़ी और आप क्या हो गए, बीमार हो गए। अगर आप बीमार हो गए और आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो हो सकता है हिस्ट्री आपकी बीच में क्या हो जाए, छूट जाए। तो ऑफलाइन में भी हो सकता है कि अब आपको पहली बार तो घुसने ना दिया जाए दूसरी क्लास में। अगर मान लीजिए घुसने भी दे दिया जाए, तो हो सकता है कि वो आपको टीचर क्या है, ना मिले। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ए व्यक्ति का एक ए टीचर है, एक बी टीचर है। आपके पास वहां लिमिटेड एक्सेस है कि अगर आपको ए से समझ नहीं आ रहा, तो आप बी से भी समझ नहीं आ रहा, तो आप सी की ओर नहीं क्विट कर सकते हैं। बल्कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में जो टीचर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और सभी अपने अपने सब्जेक्ट के क्या है, एक्सपर्ट हैं। इसमें सारे कॉम्प्रहेंसिवली कोर्स को कवर किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, ठीक है। वही हमारा एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, जो भारत में आप देखोगे तो एजुकेशन के हब में वो किसी भी प्रकार का परीक्षा की तैयारी हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम का प्रिपरेशन हो, वो इसमें करवाई जाती है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, तो हमारे पास इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे कि हमारे पास कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस कवर किया जाता है और उसके साथ साथ एक प्रोग्राम है। अगर आप बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स के लिए मैं बोलूंगा 12 माह से 36 माह तक का प्रोग्राम है। इनमें से वो किसी को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। जब आप फी कट करेंगे, सपोज मान लीजिए कि 12 मंथ का क्या है, आप सॉरी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जिसकी फी 49,500 रुपया है, यानी 49,500, जो कि ये कोड आप देख रहे होंगे, देवी वाईटी। तो देवी वाईटी को यूज करेंगे तो आपको 10% का क्या है, डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम वैसे ही इसमें आप देखोगे, जब 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो 44,550 रुपए आपको पे करने होंगे। ऐसे अगर 36 माह की बात करते हैं तो 90,000 की है, और इसमें से 81,000 क्या हो जाएगा, आपको अलग से, सॉरी 81,000 देना होगा, क्योंकि इसमें से आपको पूरा पूरा 10% अर्थात 9,000 रुपए की क्या है, पूरी छूट मिल गई है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए इसमें लाइव क्लासेस करवाई जाएंगी, टेस्ट सीरीज होगा, जो कि टेस्ट सीरीज आपको, आप देखते होंगे कहीं भी एडमिशन लीजिएगा, टेस्ट सीरीज अलग से खरीदना होता है। लेकिन हमारे इस पूरे प्लेटफॉर्म में पूरा पीटी का और मेंस का टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी आपके कोर्स के साथ होगा। और इसमें से जो स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होगा, साथ ही साथ देखिए स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल का मतलब पहले से डिसाइड होगा शेड्यूल, और उसमें से आपको स्टडी प्लानर और कोर्स मिलेगा, ठीक है। वैसे ही हमारे पास आइकॉनिक का भी सेम वैसे ही प्लान है। आइकॉनिक हमारे पास 12 माह से 36 माह तक का प्लान है। इसमें जैसे कि वही मैं बोल रहा हूँ कि अगेन इसमें से जैसे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और पर्सनल कोच की व्यवस्था करवाई जाएगी, ठीक है ना।
अगर हम बात करते हैं ऑप्शनल, अगर मान लीजिए कि आप ऑप्शनल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? क्या मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, तो हिस्ट्री ऑप्शनल की अगर आप 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हैं जो कि 5000 फी है, आपको 10% अगेन छूट मिलेगा। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको 4500 रुपया पे करनी होगी। लेकिन आप वही अगर देखिए कम से कम 12 माह से 36 माह तक कर लीजिए तो आपको और ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। वहीं देखिए अगर आगे बात करते हैं तो हमारे कुछ कोर्सेस हैं जो लगातार क्या है चल रहे हैं, कोर्सेस लगातार अपकमिंग क्लासेस हैं जो कि स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है? साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें से जो कॉम्पीट विद द बेस्ट विन अमेजिंग प्राइजेस हैं इसमें, तो इसमें से एप्पल मैकबुक एयर मिलेगा फर्स्ट को, सेकंड को एप्पल आईपैड मिनी मिलेगा और इसमें से एप्पल एयरपॉड्स मिलेगा, ठीक है? ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ साथ एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, जो कि उसमें से उस बैच में सारी चीजें करीब 6 माह में पूरी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी कॉम्प्रिहेंसिवली पीटी के लिए। जो बैच आज से ही यानी 15 दिसंबर से ही वो बैच क्या है स्टार्ट है। ओके, इसमें से आप देखोगे कि तो कुछ और भी बैचेस है जैसे कि कुछ बैचेस कल से स्टार्ट हुए, स्टार्ट यानी 14 दिसंबर से। फिर कुछ जो बैचेस हैं जैसे कि इसमें से आप देख रहे हो ये सभी बैचेस 14 दिसंबर से स्टार्ट है। ये मिशन बैच जो बाइलिंगुअल है, ये अगेन बाइलिंगुअल है 2020 2022 के लिए, 2023 के लिए ये भी बाइलिंगुअल बैच है। वहीं लक्ष्य बैच हिंदी में आप देख रहे होंगे, तो ये जो लक्ष्य बैच है ये हिंदी में आपको मिलेगा, ये भी आपको हिंदी में मिलेगा और ये भी क्या है आपको हिंदी में मिलेगा। सेम वैसे ही ये आपको इंग्लिश में मिलेगा 21 के लिए, 22 में ये इंग्लिश में मिलेगा और ये बैच आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कल लास्ट टॉपिक था, अगर हम उस टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे देखिए मैंने मुद्रास्फीति स्टार्ट किया था, मुद्रास्फीति को हमने डिटेल से समझा था। अब चलिए हम देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें मुद्रा संकुचन क्या है, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन को डिटेल से समझाया था। इसको इंग्लिश में डिफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। अरे ये मुद्रा संकुचन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जरा। मुद्रा संकुचन वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में निरंतर गिरावट को, अगर वस्तु और सेवा के मूल्य में निरंतर गिरावट दर्ज होती है तो मुद्रा संकुचन कहते हैं। यानी वस्तु और सेवा, ठीक है ना? वस्तु और सेवा के मूल्यों में, इसमें मूल्यों में अगर लगातार गिरावट दर्ज हो, मूल्यों में लगातार गिरावट दर्ज हो, ठीक है ना? लगातार गिरावट दर्ज हो, अगर इसमें लगातार गिरावट दर्ज होती है तो इसको क्या कहा जाता है? मुद्रा संकुचन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? इसको मुद्रा संकुचन कहा जाता है, ठीक है? ये मुद्रा संकुचन की दशा कब कब पनपेगी, क्या कारण हो सकते हैं मुद्रा संकुचन के? तो देखेंगे कि किसी भी देश की अगर आबादी वृद्ध हो जाए, अगर एजिंग पॉपुलेशन सच एज जापान, तो वहां मुद्रा संकुचन की दशा देखी जाएगी। या कोई भी अर्थव्यवस्था अपने चरम पर पहुंच जाए तो भी मुद्रा संकुचन की दशा देखी जाएगी, ठीक है? दूसरा हमें क्या देखना है मुद्रा संकुचन के बाद? दूसरा है हमें डिसइंफ्लेशन, ठीक है? अस्फीति, ध्यान रखिएगा, अस्फीति, अस्फीति, डिसइंफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइंफ्लेशन। देखिए ये जो अस्फीति है, ये मुद्रा स्फीति की ही एक दशा है। ये मुद्रा स्फीति की ही एक दशा है, मुद्रा स्फीति की ही एक दशा है। तो ये मुद्रास्फीति की तरह है। मुद्रास्फीति में क्या हो रहा था? वस्तु और सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही थी, उसको मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई कह रहे थे। तो अस्फीति को मैंने बताया ये मुद्रास्फीति की ही दशा है। तो ये डिफरेंट कैसे है मुद्रास्फीति से? तो जी हाँ डिफरेंट है, जो कि अभी ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है, इसमें मूल्यों में तो लगातार वृद्धि दर्ज होती है, लेकिन आप इसमें जो रेट है, जो दर है, दर में गिरावट दर्ज होती है। जिस वृद्धि जो दर है उस दर में गिरावट दर्ज होती है, बल्कि इसके मूल्यों में वृद्धि दर्ज होती है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें से मूल्यों में जो मूल्य हैं, यानी वस्तु और सेवाओं का, वस्तु और सेवाओं का
वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। तो मूल्य में क्या होता है भाई कि इसमें तो वृद्धि देखने को मिलती है, वृद्धि दर्ज होती है, इसमें से वृद्धि दर्ज होती है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि इसके साथ साथ इसमें वृद्धि तो दर्ज होती है, लेकिन इसके रेट में गिरावट दर्ज होती है। उदाहरण से आप इसे समझना तो बेहतर होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ये 2018 का टाइम है, 2019 का टाइम है, 2020 का टाइम है, 2021 का टाइम है। ये पेन है, एक एक पेन है जो कि 10 रुपए का है। कितने का? 10 रुपए का है। 2018 में इस पेन की कीमत 10 रुपए थी। अब जाके 2019 में इस पेन की कीमत क्या हो जाती है? इस पेन की कीमत 50 रुपए हो जाती है। फिर 2020 में इसकी कीमत कितनी हो जाती है? जाके 75 रुपया हो जाती है। और 2021 में इसकी कीमत 80 रुपया हो जाती है। तो आप देखोगे कि इसके मूल्य में लगातार क्या है? वृद्धि दर्ज हो रही है। क्या है? लगातार 10 से 50 रुपया हुआ, 50 से 75 रुपया हुआ, 75 से 80 रुपया हुआ, ठीक है। लेकिन जिस रेट से वो बढ़ रहा है, उस रेट में गिरावट दर्ज हो रही है। अब रेट मान लीजिए इसमें से ये क्या है? 5% से अगर हम इस 5% कह रहे हैं कि इसका कितना प्रतिशत, 10 जो 50 है तो 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करते हैं, या फिर आप ऐसा देख लो कि इसका 5 टाइम, ठीक है, ये 5 टाइम, तो इसका जो प्रतिशत रेट है क्या है? ये अपेक्षाकृत इसके कम है। सच एज मान लीजिए कि ये 5 टाइम है, लेकिन ये इसका क्या है? 1 टाइम भी नहीं है, और ये 1 टाइम से भी क्या है? कम है। तो आप कह सकते हो कि जिस रेट से वृद्धि दर्ज होनी चाहिए, उस रेट में गिरावट लगातार क्या है? गिरावट दर्ज हो रही है। क्योंकि आप 50 का 75 कितना प्रतिशत होता है? फिर 75 का 80 कितना प्रतिशत होता है? तो मूल्यों में तो वृद्धि इस पेन की दर्ज हो रही है, लेकिन उस रेट में गिरावट दर्ज हो रही है। क्या है? उस रेट में गिरावट दर्ज हो रही है। तो यह कहा जा सकता है कि जो अस्फीति की प्रत्येक दशा, ध्यान से सुनिएगा, अस्फीति की प्रत्येक दशा मुद्रास्फीति की ही दशा होगी। दोबारा से सुनिएगा कि अस्फीति की अर्थात डिसइंफ्लेशन की प्रत्येक दशा मुद्रास्फीति की ही दशा होगी। किसकी? मुद्रास्फीति की ही दशा होगी, ठीक है। लेकिन तो मुद्रास्फीति की हर एक दशा अस्फीति की दशा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए मुद्रास्फीति यहाँ भी तो वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि दर्ज हो रही है, लेकिन अस्फीति इस वजह से नहीं होगी कि अस्फीति में उसके जो वृद्धि दर होता है, उस दर में गिरावट दर्ज होती है, उस दर में गिरावट दर्ज होती है। इसको और बेहतर उदाहरण से आप समझिएगा। मैंने कहा कि एक पेन है, और स्फीति बार-बार इस वजह से समझा रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। जैसे ये 1 रुपए का पेन है, ध्यान से सुनिएगा, ये 1 रुपए का पेन है। तो आप देखोगे कि इस 1 रुपए का यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो सॉरी हम्म हम्म, ये 1 रुपए का पेन है। अगले साल इस पेन की कीमत 100 रुपया हो जाती है, और अगले साल इस पेन की कीमत 50 रुपया हो जाती है, और मतलब ये 150 रुपया हो जाती है, सॉरी, और अगले साल इसकी कीमत 200 रुपया हो जाती है। आप देखोगे कि भाई जो रेट है, तो यहाँ 100% पे क्या हुआ? 100% पे यहाँ 100% पे क्या है? वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन 100 रुपए का 150%, तो आप ही बताओ कि कितना प्रतिशत हुआ, या फिर 1 रुपए का 150%, ठीक है। 150 का अगर प्रतिशत निकाले तो हम 1 रुपए का नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ये कीमत स्टेबल हो चुकी थी। तो 100 रुपए का अब कितना, इसका जो ये वैल्यू हुआ, तो इसका हम तो 150 कितना प्रतिशत होगा? तो ये क्या करीब 1.5। अब ये इसका अगर बात करते हैं 200 150 का कितना, तो ये उससे भी कम करीब, ठीक है, 125 के आसपास आएगा। तो देखोगे कि प्रतिशत में गिरावट दर्ज हो रही है, इसके रेट में, इसकी दर में गिरावट दर्ज हो रही है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को अस्फीति कहते हैं, डिसइंफ्लेशन कहते हैं, अस्फीति कहते हैं, डिसइंफ्लेशन, ठीक है ना, डिसइंफ्लेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मेरा मतलब इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझाना है। उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज समझ गए होंगे।
ठीक है। इसके बाद जो हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिफ्लेशन पढ़ा था। तो देखिए, अगर रिफ्लेशन की बात करें, इसको हिंदी में संस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्फीति कहते हैं। देखिए, जब वस्तु और सेवा होती है तो वस्तु और सेवा के मूल्य में निरंतर कमी दर्ज होती है। वस्तु और सेवा के मूल्य में निरंतर कमी होती है। लेकिन जैसे जैसे कमी बढ़ती जाती है, वो कमी होती जाती है, तो आप देखोगे कि सरकार या फिर आरबीआई हरकत में आती है। क्योंकि अगर कमी लगातार होगी तो यह एक मंदी का संकेत होता है और यह अर्थव्यवस्था के लिए कतई अच्छा संकेत नहीं होता है। क्या हम पढ़ रहे हैं? संस्फीति, है ना? संस्कृति। तो ये कतई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। और जब ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, तो आप देखोगे कि मंदी के दौरान जब सरकार या फिर क्या है, आरबीआई हरकत में आएगी, तो सरकार वेलफेयर स्कीम चलाएगी। और जब सरकार वेलफेयर स्कीम चलाएगी तो क्या होगा? उनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा। अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोग मांग को जन्म देंगे। जब लोग मांग को जन्म देंगे तो फिर जो मंदी की एक दशा पनपने लगी थी, जो मुद्रा संकुचन हो रहा था, यानी जो वस्तु और सेवा के मूल्य में गिरावट दर्ज हो रही थी, अचानक मांग होने लगेगी तो दोबारा से वो क्या हो जाएगी? दोबारा से उसकी मांग में वृद्धि दर्ज होने लगेगी। तो देखिएगा, एक टाइम क्या होता है कि वो रिफ्लेट कर जाएगी, ठीक है, रिफ्लेशन होने लगेगा। तो मंदी के बाद जो दशा, मंदी के बाद दोबारा से मांग को जन्म देना सरकार के माध्यम से या आरबीआई। अब आरबीआई क्या करेगी? अपनी दरों में कटौती, जो मौद्रिक नीति है, उनकी मौद्रिक नीति की दरों में कटौती करेगी आरबीआई। और मौद्रिक नीति की दरों में कटौती करेगी तो फिर अगेन बैंकों के लिए ऋण सस्ता हो जाएगा। तो बैंक भी लोगों को जो ऋण है वो सस्ते में लेंड करेंगे। सस्ते में क्या करेंगे? पैसा देंगे। और जब सस्ते में ऋण क्या है, बैंक भी देंगे, तो लोगों के हाथ में अगेन पैसा पहुंचेगा और लोग क्या है, दोबारा अर्थव्यवस्था में पैसा लगा देंगे तो मांग बढ़ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो, जो संस्फीति है ये भी मुद्रास्फीति की एक प्रकार से दशा है। लेकिन आप मांग को पुनः जन्म दे करके, मांग पुनः पैदा करके आप इसको क्या कर सकते हो? मंदी के बाद इसको उभार सकते हो। इसी को संस्कृति कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को संस्कृति कहते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार से, हालांकि मैंने कल के लेक्चर में भी ये बताया था, मैंने रिवाइज कर दिया है। अगला हमारा है सबहेडिंग बेस प्राइस स्पाइरल। क्या है? बेस बेस प्राइस बेस प्राइस स्पाइरल। बेस प्राइस स्पाइरल क्या है? जरा इस पे नजर डालते हैं। बेस प्राइस स्पाइरल का मतलब क्या है? इसी को इन्फ्लेशन स्पाइरल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन स्पाइरल भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस संस्कृति की ही तरह है। ठीक है। देखिए, जो वेतन और पेंशन होता है, तो वेतन में या फिर उसकी आय में बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति का, दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा वेतन या पेंशन या फिर आय में और आय का और मुद्रास्फीति का चक्रीय संबंध होता है। किसी भी व्यक्ति के आय और मुद्रास्फीति का चक्रीय संबंध होता है। मुद्रास्फीति का चक्रीय संबंध होता है। मुद्रास्फीति का चक्रीय संबंध होता है। अब चक्रीय संबंध का मतलब क्या है? देखिएगा, मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का आय अगर बढ़ता है, ठीक है, या किसी का वेतन बढ़ता है, तो वह क्या करेगा? मांग को जन्म देगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, मांग को जन्म देगा। और जब वह व्यक्ति मांग को जन्म देगा तो वस्तुएं लिमिटेड है मार्केट में, अर्थव्यवस्था में। तो जब मांग को जन्म देगा तो मुद्रास्फीति क्या होगी? मुद्रास्फीति होगी। मुद्रास्फीति बढ़ेगी अर्थात महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी, दोबारा सुनिएगा, जब अगेन महंगाई बढ़ेगी, जब ये महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के पास सेविंग्स कम होने लगेगी। जो कि मैंने कल बताया था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो लोगों की जो बचत है वो कम होने लगती है। तो बचत क्या है? कम होने लगेगी। बचत कम होने लगेगी। बचत कम होने लगेगी। उपभोग महंगा हो जाएगा। उपभोग महंगा हो जाएगा। तो जब ये दोनों दशाएं देखने को मिलेंगी तो ये व्यक्ति जो पेंशन भोगता या
आय जो जिनको वेतन मिल रहा था, अगर व्यक्ति ए और व्यक्ति बी है, ये सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग करने लगेंगे। ये क्या है? सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग करने लगेंगे। तो जब ये सरकार से फिर वेतन बढ़ाने की मांग करेंगे, तो इनका वेतन फिर बढ़ जाएगा। क्या है? इनका वेतन फिर बढ़ जाएगा, फिर ये मांग करेंगे और ये मुद्रास्फीति को जन्म देंगे। तो यह पूरी एक चक्रीय प्रक्रिया है। क्या है? एक पूरी चक्रीय प्रक्रिया है। इसी को इन्फ्लेशन स्पाइरल भी कहा जाता है। इसी को क्या-क्या कहते हैं? बेस प्राइस स्पाइरल कहते हैं। बेस प्राइस स्पाइरल, ठीक है ना? यहाँ तक समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार से आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना? देखिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बता दीजिएगा, मैं आपको पढ़ाने के लिए ही हूँ। ठीक है ना? तो बेस प्राइस स्पाइरल को आप समझ गए होंगे कि भाई बेस प्राइस स्पाइरल क्या है। बहुत सिंपल है कि जैसे-जैसे देखिए किसी भी कोई संगठन होता है, वो वेतन की जब मांग करता है, वेतन की जैसे-जैसे वेतन बढ़ेगा, वैसे-वैसे ही उसके साथ-साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। अरे उसकी क्या है? मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं इसका चक्रीय संबंध है और ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल भी होते हैं। ये क्या है? एक दूसरे के समानुपाती भी होते हैं। सॉरी, ये ठीक आ रहा है। चलिए, अगला बेस प्राइस स्पाइरल आप समझ गए होंगे। बेस प्राइस स्पाइरल के बाद हमें इन्फ्लेशन टैक्स देखना है। क्या देखना है? इन्फ्लेशन टैक्स देखना है। इन्फ्लेशन टैक्स, इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है भाई? जरा इस पे आप थोड़ा सा नजर डाल लो। देखिए, अगर हम इन्फ्लेशन टैक्स की बात करते हैं, तो ये जो टैक्स है, ये एक टैक्स अनिवार्य वसूली होती है। क्या है? टैक्स एक अनिवार्य वसूली होती है। सरकार जो निर्धारित कर दे, जितना एक बाइंडिंग, ये एक क्या होती है? बाइंडिंग होती है। जो टैक्स होता है, अगर आपको उतना आप उस स्लैब में आते हैं, तो आपको टैक्स देना होगा। तो आप इसको क्या है? अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये आपकी एक अनिवार्य वसूली है। तो आप जैसे देखोगे कि सरकार इस पे क्या करती है, जो टैक्स लगाती है वो आय और उपभोग पे करती है। लेकिन इन्फ्लेशन टैक्स क्या है? तो ये कोई टैक्स नहीं है। देखिए, मैंने टैक्स के बारे में मात्र बता रहा था। अब इन्फ्लेशन टैक्स सुनिएगा। तो इन्फ्लेशन टैक्स ये कोई सच है टैक्स नहीं कि सरकार आपसे वसूलेगी। तो भाई ये है क्या? ऐसा नाम है अजीब सा। तो ये है जो इन्फ्लेशन टैक्स है। देखिएगा, जब किसी के जब किसी के जब किसी के उपभोग पर उपभोग पर उपभोग पर नकारात्मक असर देखने को मिले, नकारात्मक असर देखने को मिले, नकारात्मक असर देखने को मिले, उसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कर कहते हैं या इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, नकारात्मक असर कैसे उपभोग पे मिलेगा? मान लो कि कोई व्यक्ति ए है, उसके पास 100 रुपया है, वो 100 रुपया का उपभोग कर लेता था। उपभोग उपभोग कर लेता था। अब ये व्यक्ति 100 रुपया का अगर उपभोग कर लेता था, मुद्रास्फीति, ये 2019 का टाइम है मान लो, ठीक है? अब 2020 आ गया, मुद्रास्फीति बढ़ गई, यानी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाती है। तो देखोगे कि अगर इस 100 रुपया का उपभोग में ये 10 किलो क्या है? मटर खरीदता था, 10 किलो मटर खरीदता था, तो आप देखोगे इस व्यक्ति को अगर महंगाई बढ़ जाती है तो अब 9 किलो मटर मिलता है। तो इसका उपभोग तो क्या हो गया? महंगा हो गया। और जब इसका उपभोग महंगा हो गया, तो आपको अगर 10 रुपए वो अगर 10 किलो ही मटर खरीदना है, तो मान लो आपको 110 रुपए आप देने पड़ते हैं। तो देखिए जरा कि आपको अतिरिक्त अपने उतने ही उपभोग के लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। क्या है? अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। उपभोक्ता के पास जो जमा राशि होती है, उसकी क्रय क्षमता जो होती है, क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है। तो जब ये उपभोक्ता के पास, जो कंज्यूमर के पास पैसा है, अगर उसे उतना ही उपभोग करना है, तो उसे ज्यादा पैसा देना होगा, या फिर अगर उसके पास उतना ही रुपया है, तो उसकी क्रय क्षमता अर्थात परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। और जब किसी व्यक्ति की परचेजिंग पावर क्या होती, सॉरी, किसी भी मुद्रा की परचेजिंग पावर क्या हो जाए? कम हो जाए अपेक्षाकृत पिछले सालों के, तो वह इन्फ्लेशन टैक्स है। क्योंकि इसमें भी तो ये एक तरीके से टैक्स की ही तरह पैसा चला गया ना,
इस वजह से इसको इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। तो इन्फ्लेशन टैक्स अब आप समझे। अब समृद्धि रहित मुद्रास्फीति या स्टैगफ्लेशन समझिएगा। भाई ये स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन इसको समृद्धि रहित मुद्रास्फीति कहते हैं। समृद्धि रहित, इसके नाम से ही पता चलता है समृद्धि। देखिए होता क्या है कि स्टैग का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। फ्लेशन का मतलब, ये दो शब्दों से पहले तो ये स्टैग और फ्लेशन, स्टैग और फ्लेशन, फ्लेशन। ये जो स्टैग और फ्लेशन है, स्टैग का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ। फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति। अब आपको लग रहा होगा कि मुद्रास्फीति और ये रुका हुआ, ये इससे इसके वर्ड पे तो कतई नहीं जाइएगा, ठीक है। इसके वर्ड पे कतई नहीं जाइएगा, नहीं इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए जो स्टैग और फ्लेशन है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग और फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। आप जो स्टैग का मतलब होता है स्टैग्नेंट, मतलब रुका हुआ। इसका अगर आप कह सकते हो फ्लेशन का मतलब है क्या है, मुद्रास्फीति। तो स्टैगफ्लेशन एक विरोधाभासी दशा होती है। विरोधाभासी दशा का मतलब कि जिसमें अर्थव्यवस्था क्या होती है, बिल्कुल रुक सी जाती है, बिल्कुल थम सी जाती है, और आर्थिक समृद्धि क्या होती है, दर्ज नहीं करती है। दोबारा से सुनिएगा, मैंने कहा इसमें अर्थव्यवस्था बिल्कुल थम सी जाती है, कोई भी किसी प्रकार की आर्थिक समृद्धि दर्ज नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें मुद्रास्फीति क्या होती है, लगातार बनी रहती है। क्या होती है, मुद्रास्फीति बनी रहती है। तो एक विरोधाभासी अवस्था हो गई ना। ऐसे विरोधाभासी अवस्था हो गई। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई देखिए, जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा, कि मांग बढ़ रही होगी। इन्फ्लेशन के और भी कारण है, लेकिन एक कारण ये है, मांग भी बढ़ रही होगी। तो अगर मांग भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब होता है कि लोगों के पास क्या है, पैसा है। और जब लोगों के पास पैसा है, मांग बढ़ रही है, तो समृद्धि भी तो होना चाहिए, ठीक है। क्या है, समृद्धि भी होना चाहिए। लेकिन समृद्धि थम जाती है और मुद्रास्फीति क्या होती है, बढ़ रही होती है। तो इसी दशा को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी दशा को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आप ये कह सकते हो कि इसमें से जो मुद्रास्फीति बिना आर्थिक समृद्धि के क्या होती है, उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति के पीछे जो बढ़ने के और भी कारण हो सकते हैं, मांग जनित कारण इसमें जरूरी नहीं है। जैसे कि लागत जनित और संरचनात्मक क्या है, संरचनात्मक कारक हो सकते हैं इसमें, उसकी वजह से मुद्रास्फीति तो बढ़ जाए, लेकिन इसमें समृद्धि में किसी प्रकार को क्या है, उठापटक देखने को नहीं मिले। तो इस तरह की अवस्था जो आएगी, आर्थिक समृद्धि वहां रुक सी जाती है, थम सी जाती है, और मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है। तो इसकी दशा को क्या है, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन की दशा में बेरोजगारी की दर भी बहुत अपने उच्च पे होती है। तो ये उल्टा हुआ ना, क्यों उल्टा हुआ, भाई बेरोजगारी की भी दर बढ़ रही है, बेरोजगारी भी उच्च है, अपने टॉप पीक पे है, टॉप पोजीशन पे है, लेकिन उसके साथ साथ मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई के पीछे तो मांग जनित कारण नहीं होगा ना, मांग की वजह से तो महंगाई नहीं बढ़ रही होगी। महंगाई हो सकता है स्ट्रक्चरल कारणों की वजह से हो रही हो, महंगाई हो सकता है लागत जनित कारणों की वजह से हो रही हो। क्यों, क्योंकि आप ही बताइए कि जैसे कि काउंटरफेट करेंसी, जो जाली मुद्रा का कारोबार है, अगर ब्लैक मनी और काउंटरफेट करेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाए, तो इससे तो रोजगार नहीं बढ़ जाएगा ना, लेकिन इससे मांग तो बढ़ जाएगी। क्या है, मांग बढ़ जाएगी। अब मांग बढ़ जाएगी तो ये मुद्रा एक्चुअल में एग्जिस्ट तो करती नहीं है, तो समृद्धि का तो कारण नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मान लो कि लागत जनित मुद्रास्फीति में अगर मजदूरी बढ़ जाए, क्या है, अगर मजदूरी बढ़ जाती है, ठीक है, क्या होता है, मजदूरी बढ़ जाती है, तो लागत जनित मुद्रास्फीति तो हो गई, या फिर संरचनात्मक मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो मुद्रास्फीति तो बढ़ ही रही है ना, भले ही इसमें समृद्धि ना दर्ज
की जा रही हो, तो आप ये कह सकते हो कि बिना समृद्धि के मुद्रास्फीति का बढ़ना स्टैगफ्लेशन या समृद्धि रहित मुद्रास्फीति कहलाता है। स्टैगफ्लेशन या समृद्धि रहित मुद्रास्फीति कहलाता है, ठीक है ना? इसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, मैंने इसमें ये बताया कि यहाँ जो बेरोजगारी की दर है ना वो उच्च होती है, ठीक है? और यहाँ बेरोजगारी की दर के और भी कारण हो सकते हैं। बेरोजगारी के दर के अच्छा, इसमें से चार्जर का प्रॉब्लम हो गया ना? शायद ये वीडियो क्या है, मे बी जो मुझे लगता है बन नहीं पाएगा और मुझे अब चार्जर ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं चार्जर की व्यवस्था कर लेता हूँ। बस 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, लैपटॉप स्विच ऑफ होने वाला है। हम्म। चलिए, ओके। तो हाँ, हम स्टैगफ्लेशन पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि स्टैगफ्लेशन की जब दशा होती है, उच्च बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी की दर उच्च होती है, यहाँ रोजगार नहीं होता है, ठीक है? अगर रोजगार होगा तो समृद्धि तो होगी ही ना, लेकिन समृद्धि, यहाँ समृद्धि रहित मुद्रास्फीति होती है। साथ ही साथ आप देखोगे उच्च बेरोजगारी के कारण यहाँ मूल्य में कमी उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मूल्य में कमी उत्पन्न नहीं होती है। स्टैगफ्लेशन के दौरान मूल्य में वृद्धि देखने को मिलती है और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। एक बेहतर टाइम नहीं माना जाता है अगर स्टैगफ्लेशन की दशा होगी। जैसे कि भारत में अगर हम कोरोना से पहले का टाइम देखेंगे तो कहीं न कहीं स्टैगफ्लेशन टाइप की दशा देखने को मिल रही थी कि लगातार महंगाई तो बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार के साधन नहीं पैदा हो रहे थे। और जब रोजगार के साधन नहीं पैदा होंगे, लोग बेरोजगार ऊपर से हो रहे थे, लोगों के जॉब भी जा रहे थे, तो वो जो दशा अभी कोरोना के टाइम कितने लोगों का बेरोजगार हुए, जब नोटबंदी के दौरान कितने लोग बेरोजगार हुए और महंगाई तो कम नहीं हुई। तो ये स्टैगफ्लेशन की ही दशा है कि भाई महंगाई कम नहीं हो रही है, मुद्रास्फीति कम नहीं हो रही है और बेरोजगारी दर उच्च हो रही है, ठीक है? इसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मैं दोबारा ध्यान रखिएगा, मैं वर्ड पे नहीं चाहिएगा कि स्टैग और फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति का रुक जाना, ये एकदम विरोधाभासी स्थिति होती है, ठीक है? ये दो वर्डों से मिलकर बना है स्टैग और फ्लेशन। स्टैग का मतलब होता है स्टैग्नेंट यानी रुका हुआ, और फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन नहीं रुकेगी, यहाँ क्या है, यहाँ आर्थिक समृद्धि रुकेगी, यहाँ ना कि इन्फ्लेशन रुकेगी। इन्फ्लेशन तो क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति तो अपने चरम पे पहुंचने की कोशिश करेगी, यहाँ पे अपने चरम पे पहुंचने की कोशिश करेगी। अब अगला हमें टर्म्स देखना है, फिलिप कर्व। देखिए ये फिलिप कर्व क्या होता है भाई? फिलिप कर्व, फिलिप फिलिप कर्व। अगर हम फिलिप कर्व की बात करते हैं तो देखो, ये जो फिलिप कर्व है, ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच एक सामान्य संबंध, जनरल संबंध होता है, ठीक है? ये कैसे जनरल संबंध होता है? जैसे जैसे बेरोजगारी की दर क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे मुद्रास्फीति नीचे आएगी। इसको मैं एक बेहतर उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखोगे कि ये जो फिलिप कर्व है, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री होते थे, अल्बॉन फिलिप। तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने इस संकल्पना को प्रतिपादित किया और उनने एक कर्व के माध्यम से समझाने की कोशिश की। उनने कहा कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो उपस्थित जो सामान्य रिलेशन है, वो क्या है, स्टैगफ्लेशन से क्या होता है, स्टैगफ्लेशन से डिफरेंट होता है। इसमें स्टैगफ्लेशन की दशा नहीं होती है, इसमें जब जब बेरोजगारी की दर उच्च होगी उतना क्या हो, मुद्रास्फीति नीचे गिरेगी। ये सामान्य संबंध है, ये जनरल चीज है, ये समझ आती है। इस पहले फिलिप करवाया, बाद में स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट आया, जब लोगों ने देखा कि अरे यार,
ये तो ऐसा भी हो जाता है, बल्कि ये सामान्य जो समझ है, सामान्य कॉन्सेप्ट फिलिप कर्व। ये साहब अल्बॉन साहब क्या कहना चाह रहे हैं, इनका ये कर्व क्या बोलता है, इससे पहले इसे समझा दूं, फिर इस पे एक बार थ्योरी में दोबारा से आऊंगा। ये कुछ ऐसा बनता है, इनका जो कर्व है, बेरोजगारी दर, जो बेरोजगारी दर है बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है, ये ये देखिए कम हो रहा है ना। इन्फ्लेशन क्या है, कम हो रहा है, मुद्रा स्फीति कम हो रही है, ये देखिए नीचे जा रहा है ना, और बेरोजगारी बढ़ रही है। इस कर्व को आप स्टैटिक्स पढ़े होंगे तो ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, मैथ्स इतना अच्छा मेरा नहीं है, लेकिन इतना तो समझ है, इतना तो आपको भी समझना चाहिए। और फिर तो सी सेट तो है ही, है ना। सी सेट ऑलरेडी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और वो तो क्वालिफाइंग है, तो इतना तो स्टैटिक्स आना चाहिए। बीपीएससी में आपको आइडिया होगा कि स्टैटिक्स का एक पेपर भी होता है ना, मेंस में, है ना। चलिए इसे मैं और दोबारा से समझा देता हूँ। फिलिप अल्बॉन साहब कहते हैं, जो फिलिप कर्व है, कि जैसे जैसे बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, मतलब क्या है बेरोजगारी की दर का बढ़ना, बहुत सिंपल और साधारण है। सिंपल और साधारण का मतलब कि रोजगार घटेगा। क्या है, रोजगार घटेगा। बेरोजगारी दर का बढ़ना क्या है, बेरोजगार ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, बेरोजगार होंगे, लोगों का रोजगार जाएगा, वैसे वैसे मुद्रास्फीति, महंगाई नीचे आएगी। मुद्रास्फीति स्थिति नीचे आएगी, नीचे आएगी। ये सामान्य अवस्था है। ये सामान्य अवस्था कैसे है, जरा इस पे जरा फोकस करिएगा भाई। चलो यहाँ उदाहरण से समझिएगा कि यहाँ 100 लोग थे, ठीक है, 100 लोग थे, और ये सभी रोजगार थे, इन्हें रोजगार मिला हुआ था। 50 लोगों का रोजगार छिन गया, ये लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। जब ये लोग और यहाँ 100 लोगों के लिए 80 वस्तुएं थी, ध्यान रखिएगा, 80 वस्तुएं थी, ये पीपल हो गया, ये थिंग्स हो गया, ठीक है। 80 वस्तुएं थी, तो 50 लोग हो गए बेरोजगार। अब कितना, 50 लोगों के पास पैसा बचा है। पहले 180 चीजें थी और 100 लोग खरीदने वाले थे, तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई साइड क्या है, लैकनेस दिखाई देती है, स्कार्सिटी दिखाई देती है, थिंग्स का, वस्तुओं का क्या है, अभाव दिखाई देता है। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर बात करते हो, तो बेरोजगार होने से 50 लोग क्या है, बेरोजगार हो गए। तो अब तो ये सामान खरीदने से रहे। अब 50 लोगों के पास मात्र पैसा है, तो अब 80 वस्तुएं हैं और 50 लोग के पास क्या है, पैसा है। तो पहले बार्गेनिंग पोजीशन में कौन थे, जो प्रोड्यूसर थे। अब बार्गेनिंग पोजीशन में कौन होंगे, कंज्यूमर होंगे, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि मान लो एक ये लोग पेन बेच रहे थे, तो पहले बोलते अगर 100 लोग खरीदने वाले थे कि इस पेन को 10 रुपए में देंगे। अब 50 ही लोग हैं खरीदने वाले, 80 पेन है, तो लोग बोलेंगे एक काम करो कि अब पेन को तो हम 80 में नहीं लेंगे, पेन को अगर वो सॉरी 10 में तो नहीं लेंगे, 9 में देना हो तो दे लो। तो बार्गेनिंग पोजीशन में कौन हो गए, बार्गेनिंग पोजीशन में ये लोग हो गए। तो अब देखोगे कि स्वतः इसका रेट, जो वस्तु है, ये वस्तु है ना, थिंग्स, तो वस्तु का रेट गिरा कि नहीं गिरा, 10 से 9 हुआ ना। यही तो अल्बॉन साहब कह रहे हैं, यही तो जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं अल्बॉन फिलिप, वो अपने नाम पे ही फिलिप कर्व, अभी इसका नाम रखा गया, और वो यही तो कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे बेरोजगारी दर क्या है, ऊपर बढ़ेगी, या फिर इसका उल्टा कह लो कि जैसे जैसे लोग क्या है, रोजगार जिनका छिनेगा, रोजगार चला जाएगा, वैसे वैसे मुद्रास्फीति भी नीचे आएगी, मुद्रास्फीति भी नीचे आएगी। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, कई बार ये आपको स्टेट सिविल सर्विस और यूपीएससी ने एक बार इससे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस से कई बार मात्र सिंबल बना देती है, और सिंबल के बाद क्वेश्चन करती है कि ये जो ये सिंबल किस चीज को प्रदर्शित करता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये जो फिलिप कर्व है, ठीक है। देखिएगा बेरोजगारी दर, आप ये स्टैटिक्स है, जरा यहाँ पे जरा फोकस कर लीजिएगा, मैं वो चेंज कर लेता हूँ, है ना भैया। ये मुद्रास्फीति को दर्शाता है, ये क्या है, मुद्रास्फीति, ये मुद्रास्फीति है, ठीक है।
ये क्या है, मुद्रास्फीति का। और ये बेरोजगारी, तो बेरोजगारी इधर जैसे जैसे देखो इधर को क्या है, बढ़ रही है। अगर ये इधर को ऊपर को बढ़ता है तो यही जो ये कर्व है वो नीचे आ रहा है। ये क्या है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ये नीचे आ रहा है और ये इधर को भी जा रहा है, मतलब बढ़ भी रहा है। तो देखो ये एक ही कर्व दोनों चीजों को दर्शाता है। अगर इसका रफ डायग्राम बनाए तो वो भी मैं बना के दिखा दूंगा, रफ डायग्राम बना के दिखा दूंगा, पहले इसे समझ लो। तो देखो ये यही कर्व बेरोजगारी को भी दर्शा रहा है कि बेरोजगारी देखो बढ़ रही है, लोगों का रोजगार छिन रहा है। और यही कर्व नीचे आके ये भी बता रहा है कि मुद्रास्फीति नीचे गिर रही है। देखिए अगर आपको समझने के लिए रफ डायग्राम बनाऊं मैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक डायग्राम जैसे कि चलो ये रेड कलर का ये इन्फ्लेशन को शो करता है। तो रेड कलर मतलब इन्फ्लेशन क्या है, नीचे आ रही है। इन्फ्लेशन क्या है, नीचे आ रही है। ठीक है, और वही मुद्रास्फीति जो ये क्या है, सॉरी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये बढ़ रहा है। ये क्या है, बढ़ रहा है। तो ये ऐसे, एक मिनट हम वो ले लेते हैं ना दूसरा मार्कर। देखो ये बढ़ रहा है, ये ऐसे क्या है, बढ़ रहा है। तो इसको ओवरऑल अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे मिला करके, तो इसको आप कहोगे तो बहुत सिंपल, एक में ही इसको सॉर्ट करें, यही तो स्टैटिक्स का मतलब है। तो ये ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अल्बान साहब ने इसी को बना के दर्शाया, यही फिलिप कर्व है। अब समझ आ गया, बेरोजगारी दर देखो इधर तो बढ़ रही है ना, और मुद्रास्फीति क्या है, घट रही है। ओके, तो ये समझ आ गया होगा आपको कि ये कितना बेहतर ढंग से देखिए यहाँ कोई भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए अब हमें अगला क्या देखना है, कौन सा, बेरोजगारी या इन्फ्लेशन, हिडन इन्फ्लेशन, ठीक है ना, यानी छिपी हुई मुद्रास्फीति। अब भैया छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या है, जरा इस पे छिपी हुई मुद्रास्फीति पे आप नजर डालो कि छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या है। बेस इफेक्ट भी देखना है, छिपी हुई मुद्रास्फीति, पहले हमें देखना है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन, और भी दो चार चीजें रह गई हैं, है ना। तो इसके बाद हम देख लेंगे कि इसको जो मेजर किया जाता है महंगाई को, वो कैसे मेजर किया जाता है। तो लिख लो हेडलाइन इन्फ्लेशन, हालांकि बाद में भी मैं इसको कवर करता। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। देखिए अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो जो डब्ल्यूपीआई मुझे बताना चाहिए, चलिए मैं बाद में इसे समझा दूंगा। डब्ल्यूपीआई, जो डब्ल्यूपीआई थोक मूल सूचकांक होता है, होल प्राइस इंडेक्स होता है, तो उसके आधार जो होते हैं, उसका जो बेस होता है समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किया जाने वाला जो एक इंडेक्स होता है, जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है, उसी डेटा को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। वो मासिक क्या है, मासिक पर जारी हो, मंथ पे जारी करा जाए, अगर मासिक आधार पे जारी करी जाए डब्ल्यूपीआई के डेटा, उसी डेटा के अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इसी को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको जब आपको मैं डब्ल्यूपीआई बता दूंगा तो थोड़ा बेहतर समझ आ जाएगा। जो डब्ल्यूपीआई है, बस आप छिपी हुई मुद्रास्फीति देख लो, तो छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या है ना। कल बताया था क्या छिपी हुई मुद्रास्फीति, शायद नहीं बताया था, देख लो। हिडन इन्फ्लेशन, हिडन इन्फ्लेशन, देखिए हिडन इन्फ्लेशन क्या है। अगर हम हिडन इन्फ्लेशन की बात करते हैं, देख छुपी हुई जो बेरोजगारी है, वो सॉरी छुपी हुई बेरोजगारी नहीं, मुद्रास्फीति है। जब कोई वस्तु की मात्रा या गुणवत्ता में कमी करके उसके मूल्य में परिवर्तित या उसके मूल्य में कमी ना किया जाए, उस मुद्रास्फीति को, उस पढ़ने वाले उसकी मात्रा या गुणवत्ता में जो प्रभाव है, उसी को छिपी हुई क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। उदाहरण से समझिएगा, इससे भी बेहतर ढंग से समझ आएगा। आप क्या है, पहले क्या करते थे कि एक जो बिस्किट 5 रुपया का पार्ले जी का बिस्किट आता था, जिसमें से कितने 16 बिस्किट हुआ करते थे, ठीक है, उस पैकेट में 16 होते थे।
आज भी वो 5 रुपए का मिलता है, लेकिन इस बिस्किट की मात्रा क्या हो गई, अब 16 से लगाकर के आसपास नहीं बल्कि 12 के आसपास आते हैं, मतलब 4 कम हो गई। देखो रेट नहीं उसने बढ़ाया है, क्या है, रुपए नहीं बढ़ाया है, मात्रा को उसने क्या कर दिया, मात्रा को कम कर दिया, मात्रा को कम कर दिया। इसी को ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हिडन इन्फ्लेशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हिडन इन्फ्लेशन कहते हैं। या ऐसे कह लो आप कि मान लो अब मात्रा को ना घटा करके इसने गुणवत्ता में कमी कर दी। अगर किसी चीज की गुणवत्ता में कमी कर दी तो गुणवत्ता में भी कमी हिडन इन्फ्लेशन का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है, हिडन इन्फ्लेशन का उदाहरण है। ठीक है, इसको हिडन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किसी के मूल्य को परिवर्तित किए बिना, बढ़ाए बिना किसी की मात्रा या गुणवत्ता में कमी कर देना, वो यानी छिपी मुद्रास्फीति कहलाती है, हिडन इन्फ्लेशन या अदृश्य मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला लिख लीजिए बेस इफेक्ट। अगला क्या लिखना है, बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट, ये बेस इफेक्ट क्या है भाई, जरा बेस इफेक्ट को देख लो। देखो कीमतों पर मुद्रास्फीति पर पिछले वर्ष की अपेक्षा, ध्यान से सुनिएगा, कीमतों पर मुद्रास्फीति के पिछले वर्षों की अपेक्षा जो सूचकांक सूचकांक पर इफेक्ट आएगा, जो सूचकांक है उसी को बेस इफेक्ट कहा जाएगा, उसी को क्या है, बेस इफेक्ट कहा जाएगा। चलो इसको भी उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई सूचकांक है, कोई इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है, मान लो कि कोई इंडेक्स है 2012 का, 2012 में कोई वस्तु का एक इंडेक्स बनाया जाता है। अगर उसके उसी वर्ष के अकॉर्डिंगली दूसरे वर्ष उसके इंडेक्स में क्या होता है, प्रभाव देखने को मिलता है, उसी को बेस इफेक्ट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बेस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या होता है, इसको सुन लीजिएगा। लिख तो सकते हैं बिल्कुल। ट्रेड साइकिल, व्यापार घाटा, लिखने में बड़ा इसका है। व्यापार, व्यापार, व्यापार चक्र, सॉरी व्यापार घाटा, व्यापार चक्र। देखिए व्यापार चक्र एक उत्तम व्यापार अवधि जहां कीमतों में क्या है, बेरोजगारी के प्रतिशत क्या होती है, उसमें गिरावट आती है। दोबारा से सुनिएगा, व्यापार चक्र यानी एक उत्तम जो एक अवधि होती है, बेहतर अवधि होती है, और दूसरी क्या है, जो एक मतलब एक गिरावट की अवधि होती है। तो यही जब व्यापार फ्लक्चुएट होता है, क्या होता है, ये फ्लक्चुएट होता है, तो इसी दशा को क्या कहते हैं, व्यापार चक्र कहते हैं। या फिर आप ऐसा कह लो कि मंदी और उछाल के बीच जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसी गतिविधियों के उतार चढ़ाव को क्या करना, बूम को और ट्रंच को यानी गर्त में जाने को, उतार चढ़ाव को ट्रेड साइकिल कहा जाता है। मतलब ये और आसान है ना, जैसे मंदी है, मंदी और पहले मंदी आई और फिर उछाल आया, क्या है, उछाल आया। तो जो इसी गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को आप कह सकते हो कि जो आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधियों में जो उतार चढ़ाव आएगा, मंदी आई फिर क्या आता है, उछाल आता है, फिर मंदी आती है, उछाल आता है, डबल डिप्रिसिएशन, ये हम देखेंगे, परेशान नहीं होना है। तो ये सारी चीज आप जो देख रहे हो ना, ये आर्थिक जो उठापटक है, ठीक है, यानी इसी को क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं। व्यापार चक्र को दो चरणों में हम बांट सकते हैं। जैसे पहले चरण की बात करें तो जब ऊपरी चरण होता है तो उसमें समृद्धि की अवस्था होती है, जब उछाल का टाइम होता है तो ये समृद्धि की अवस्था होती है, इसमें सुधार होता है, उछाल देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था में। और इसका जो दूसरा चरण वो निम्न चरण होता है, इसमें सुस्ती आ जाती है, स्लो डाउन हो जाता है, रिसेशन देखने को मिलता है, इसमें मंदी छा जाती है पूरी मार्केट में। ठीक है, तो यही उतार चढ़ाव जो आर्थिक गतिविधियों का उतार चढ़ाव ही ट्रेड साइकिल कहलाता है। क्या है, आर्थिक गतिविधियों का उतार चढ़ाव ही ट्रेड साइकिल कहलाता है। अब सुस्ती देखिएगा, स्लो डाउन भी क्या होता है,
ये देखिए सब हेडिंग है। ये आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। मैं बार-बार एक बार थोड़ा-सा वैसा कोशिश करता हूँ कि आपको साहित्यिक टाइप की भाषा, क्योंकि आपको उसमें लिखना होगा। फिर अपनी भाषा में समझाने की क्या करता हूँ सॉरी कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो उदाहरण के साथ भी इसको बहुत आसानी से देखिए समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या है उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब सुस्ती और स्लो डाउन, सुस्ती या फिर स्लो डाउन, सुस्ती या फिर स्लो डाउन, स्लो डाउन। ये सुस्ती और स्लो डाउन क्या है? जब अर्थव्यवस्था में मांग घटने लगे, ध्यान से सुनिएगा, जब अर्थव्यवस्था में मांग घटने लगती है तो उससे जो उत्पादन की कीमतें घटने लगेंगी। और जब उत्पादन की कीमतें घटने लगेंगी तो उस दौरान मुद्रास्फीति नीचे आने लगेगी, नीचे की ओर आएगी। और जब नीचे की ओर मुद्रास्फीति आएगी, ऑब्वियस है, जब मांग ही नहीं होगी तो बेरोजगारी दर दोबारा से बढ़ने लगेगी, है ना? क्या है, लोगों का रोजगार चलने लगेगा। और जब बेरोजगारी दर नीचे आएगी तो ये पूरी अवस्था सुस्ती या स्लो डाउन की कहेगी। क्या कहलाएगी? ये पूरी अवस्था सुस्ती या स्लो डाउन की कहलाएगी। ये 2-3 क्वार्टर तक लगातार ये समस्या झेल देखने को मिल सकती है। तो आप कह सकते हो कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, वो उसमें मांग घटने लगती है। मांग क्यों घटेगी? इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है मार्केट में जो तरलता है, लिक्विडिटी है, वो क्या है? लिक्विडिटी क्या हो, लिक्विडिटी कम हो जाए। जैसे कल किसी एक स्टूडेंट ने पूछा कि लिक्विडिटी क्या होता है? मैंने बताया था जो तरलता है, आप परसों का लेक्चर देखिएगा, मतलब एक दिन पहले का, तो आपको लिक्विडिटी समझ आएगा कि लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है? उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि भई देखो एक लिक्विडिटी एक्चुअल में किसी भी एसेट्स को, परिसंपत्ति को बिना विलंब के, बिना किसी क्षति के, बिना किसी कठिनाई के क्या करना, उसको मुद्रा में चेंज कर लेना या कैश या करेंसी में बदल लेना, ठीक है? करेंसी में चेंज कर लेना, वो क्या कहलाती है? तरलता कहलाती है। तरलता के कई मेजरमेंट होते हैं कि किसकी तरलता सबसे अधिक होगी, लेकिन बिना कठिनाई के, बिना किसी क्षति के, बिना किसी विलंब के, ठीक है? सुस्ती या स्लो डाउन बता रहा था। तो मैं स्लो डाउन में कह रहा था कि जब कोई अर्थव्यवस्था में मांग क्या होती है? घटने लगती है, मांग नीचे आने लगती है। जब कोई मान लो कि अर्थव्यवस्था है में मांग क्या है? नीचे आती है। जो मांग है, अर्थव्यवस्था में मांग घटने लगे, अगर मांग नीचे आने लगे, उत्पादन की कीमत में उत्पादन की जो कीमत है वो भी क्या है? वो भी घटने लगे। तो मुद्रास्फीति नीचे हो जाएगी, क्या होगी? मुद्रास्फीति स्वतः नीचे आ जाएगी, स्फीति नीचे आ जाएगी। इसके साथ मुद्रास्फीति नीचे आएगी तो बेरोजगारी की दर है, बेरोजगारी की दर वो क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो यही दशा क्या कहलाएगी? सुस्ती या स्लो डाउन की कहलाएगी। यही दशा सुस्ती या स्लो डाउन की कहलाएगी, ठीक है ना? इसके साथ साथ देखना है मंदी, मंदी, डिप्रेशन या रिसेशन। क्या है? डिप्रेशन या रिसेशन, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये अवसाद या मंदी जो मुद्रा संकुचन से डिफरेंट है थोड़ा सा, इस वजह से ये बता रहा हूँ। अगर हम इसको एज अ थ्योरेटिकल देखें, सैद्धांतिक रूप से देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में लगातार कंटिन्यूएशन, लगातार 2 तिमाही के आसपास अगर उसका ऋणात्मक विकास दर क्या होता है? अर्जित किया जाता है, जो विकास दर है वो ऋणात्मक हो जाए, तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मंदी की चपेट में आ जाती है। और ये लगातार ये 2-3 क्वार्टर तक होता रहे, 2-3 तिमाही तक होता रहे, यानी जो सुस्ती की अवस्था ही या क्या कह सकते हैं स्लो डाउन की अवस्था 2-3 क्वार्टर तक देखने को मिले, इसी को डिप्रेशन कहा जाएगा, इसी को रिसेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसी को रिसेशन कहा जाएगा। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, ये कई कई इसके रीजन हो सकते हैं कि क्या हो जाए? रिसेशन आ जाए। तो अब जो अमेरिकी महामंदी है उसको भी हम क्या करेंगे? डिटेल से देखेंगे। अब डबल डिप रिसेशन को देख लीजिए कि भाई डबल डिप रिसेशन क्या होता है। तो यह अवस्था एक ऐसी मंदी को संदर्भित करती है, ये अवस्था ऐसी मंदी को कहा जाता है जिसके पश्चात थोड़े समय के लिए उत्थान का दौर होगा और इसके बाद फिर तुरंत मंदी का दौर हो जाएगा, ठीक है? तो डबल डिप ध्यान रखिएगा, पहले उत्थान का टाइम था और फिर मंदी का टाइम है।
फिर उत्थान का टाइम है तो जीडीपी क्या होती है, जीडीपी में वृद्धि 1-2 तिमाही तक देखी जाएगी, जीडीपी धनात्मक होगी और फिर दोबारा से ऋणात्मक चली जाएगी, फिर मंदी का टाइम आ जाएगा। तो थोड़े समय तक ये क्या कर जाए, इनहांस कर जाए और उसके बाद दोबारा से गिर जाए। इसको डबल टिप रिसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल टिप रिसेशन कहते हैं। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, डबल टिप रिसेशन। अगर कोई डाउट है, डबल टिप रिसेशन, डबल टिप, डबल डिप्रिसिएशन। भाई ये डबल डिप्रिसिएशन जो है, ये एक टाइम क्या है, उछाल का टाइम होता है, ये टाइम उछाल का टाइम होता है। तो हमारी जो जीडीपी होती है ये धनात्मक हो जाती है, अचानक ये फिर क्या है, डिक्लाइन कर जाती है, गिर जाती है, डिक्लाइन कर जाती है। तो ये जीडीपी हमारा ऋणात्मक ये क्या है, दर्ज होने लगती है। तो ये जो दशा है, अगर ये ध्यान रखिएगा, डबल डबल डिप्रिसिएशन, ट्रिपल डिप्रिसिएशन भी होता है। इसका एक ऐसा वो भी बनता है, मतलब इसका कर्व टाइप बनता है, उसको कर्व, जो कि कई बार पूछा, एक बार पूछा गया, इसका जो कर्व वो डब्लू की तरह बनता है। एक बार पूछा गया कि डब्लू की तरह जो प्रदर्शित करता है वो अर्थव्यवस्था में किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, करता है। तो जो डबल डिप्रिसिएशन वो डब्लू की तरह इसका कर्व बनता है। किसकी तरह? डब्लू की तरह इसका कर्व बनता है। तो उसको भी मैं बता दूंगा कि ये डब्लू की तरह क्यों बनता है। मान लो कि आप देख पा रहे हो, डबल डिप्रिसिएशन अगर ये दशा लगातार बनती रहती है तो ट्रिपल डिप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लो कि, सॉरी, ये है, आप देख पा रहे हो कि, तो पहले क्या होता है, अचानक ये डिक्लाइन करा, फिर ये ऊपर बढ़ने लगा, फिर डिक्लाइन करा और फिर ये ऊपर। तो ये डब्लू की तरह साइन बन गया। किसकी तरह? डब्लू की तरह साइन बन गया। और इसी को क्या कहा जाता है? डबल डिप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो आपने डबल डिप्रिसिएशन देखा, डबल डिप्रिसिएशन के साथ साथ महामंदी यानी मंदी और स्लो डाउन, इसमें उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। आज हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं कि हम जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसके मेजरमेंट क्या है, मापने के तरीके देख लेते हैं। कुछ तो तरीका होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये मुद्रास्फीति है तो हम ऐसे कह दिए, कैसे पता चलेगा कि मुद्रास्फीति है? तो उसके मापने के लिए कुछ तो तरीके होना चाहिए कि भाई ये मुद्रास्फीति की दशा है, ये मुद्रास्फीति की दशा नहीं है, मुद्रास्फीति का रेट कितना है, ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ मेजरमेंट है। मेजरमेंट क्या है? उसके लिए दो मेजरमेंट का भारत में उपयोग किया जाता है, एक डब्ल्यूपीआई और एक सीपीआई। तो देखिए, मुद्रास्फीति को गणना के लिए अगर हम बात करते हैं तो किसी भी देश में ये कई, दो से अलावा तीन भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य, जो भारत में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई यूज किए जाते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी मुद्रास्फीति को मेजरमेंट करना। तो अगर हम इन दोनों सूचकांकों की अगर बात करते हैं, जो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स लिख देता हूँ ना। तो देखिए, इसमें से क्या होता है, एक डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई, सीपीआई, ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, इन दोनों सूचकांकों को, इस दोनों सूचकांकों में से 2014 के पहले की अगर बात करते हैं तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था, तो आरबीआई इसको मुख्य सूचकांक मानती थी। आरबीआई इसी को पहले क्या है, मेजरमेंट के लिए एक अपनी व्यवस्था बना के रखी थी। लेकिन इसके बाद, इससे टाइम पीरियड के बाद होता क्या है कि डब्ल्यूपीआई को ना इसको मुख्य सूचकांक मान के सीपीआई पे क्विट कर जाते हैं। उसके कुछ कारण है कि ऐसा तो थोड़ी ना है कि अगर डब्ल्यूपीआई अब हमारे काम का नहीं रह गया होगा तो क्यों नहीं डब्ल्यूपीआई काम का रह गया होगा, उसके तो कुछ कारण होंगे। तो जी हाँ, एक कमेटी की गठन किया जाता है। उस कमेटी को उर्जित पटेल साहब क्या करते हैं, हेड करते हैं, और वो रिकमेंड करते हैं। तो 2014 में, 2014 से पहले डब्ल्यूपीआई मुख्य सूचकांक होता था, फिर सीपीआई को लोगों ने, मतलब सरकार ने, आरबीआई ने सूचकांक बना लिया। अगर हम डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं, क्या कारण रहे, क्या था डब्ल्यूपीआई और क्या था सीपीआई, थोड़ा सा सुन लीजिए।
देखिए डब्ल्यूपीआई अगर हम देखते हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, इसका फुल फॉर्म होलसेल प्राइस थोक मूल्य सूचकांक हिंदी में कहते हैं। डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में जो होने वाला परिवर्तन होता है थोक मूल्य के स्तर पर, थोक बाजार के स्तर पे, तो उसको मेजर किया जाता है, उसको मापा जाता है। जैसे वस्तुओं के मतलब मूल्य में परिवर्तन का मतलब क्या है कि जैसे आप ये देख लो कि जैसे कि 2000 कितना है, ये 19 है और ये 2020 है। तो आपने क्या है कि 100 यानी 100 टन क्या लिया, कहीं से टमाटर लिया, ठीक है। अब 100 टन आपने किसी कहीं से टमाटर लिया होलसेल में, और ये 20 में ये टमाटर, ये मान लो 100 रुपए के ही है, ये कितने 100 रुपए के हैं और ये 120 रुपए के हो गए। तो इसका मेजरमेंट उसी साल के उसी मंथ में किया जाता जो डब्ल्यूपीआई है। तो डब्ल्यूपीआई एक्चुअल में जो होता है, डब्ल्यूपीआई की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से होलसेल के स्तर पे, होलसेल के स्तर पे, बाजार के स्तर पे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। आप देख सकते हो कि एक इसको वर्तमान समय में माह में, हर एक माह में, प्रत्येक माह में जारी किया जाता था, सॉरी जारी किया जाता है। और ये इसके जो डब्ल्यूपीआई के आंकड़े होते हैं वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स प्रकाशित करती है या वाणिज्य मंत्रालय जारी करती है। डब्ल्यूपीआई की जो गणना से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनको कलेक्ट करके उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उनका क्या है, उस डेटा का सर्वे, एक तरीके से डेटा को एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पे चीजों को क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि क्या अभी भी ये डब्ल्यूपीआई की गणना वगैरह होती है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बस डब्ल्यूपीआई को मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि ये है क्या। कल इसको डिटेल से बताऊंगा कि डब्ल्यूपीआई कैसे कार्य करती है, इसकी गणना कैसे की जाती है, डब्ल्यूपीआई को कौन जारी करता है, इसकी बास्केट में कितना कितना वस्तु था, इसमें इसको कब कब परिवर्तित किया जाता है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत हैं और सीपीआई के अंतर्गत हैं, हम क्या कर लेंगे, कल की क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूं किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम में आप क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में भी आपको जो नोट्स है वो हैंड रिटन नोट्स है मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो अब मिलते हैं हम कल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए।